मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू का क्या काम है, रैम क्यों लगाया जाता है, जीपीयू होता क्या है। आज यही सब कंफ्यूजन को हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे, तो वीडियो को आगे तक देखिए। मैं हूं बलराम महतो और आपका स्वागत है इंटरनेट ज्ञान में। तो सबसे पहले बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। होता क्या है ये मदरबोर्ड। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखें, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को सपोर्ट करने के लिए एक पीसीबी लगा रहता है। आप देखे होंगे कोई भी प्रिंटर खोलेंगे या कोई टीवी खोलेंगे, उसके अंदर एक बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे केबल्स कनेक्टेड होते हैं, वो उसका मदरबोर्ड होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर में ही मदरबोर्ड्स होते हैं। दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो छोटा से छोटा एक खिलौना हो या फिर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सुपर कंप्यूटर, हर एक चीज में मदरबोर्ड होता है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स, हार्ड डिस्क, जो भी स्टोरेज होता है, वो सारा कुछ उस मदरबोर्ड में कनेक्टेड होता है। मे भी आपके पास एक कंप्यूटर ना हो, बट आपके पास मोबाइल जरूर होगा। अगर आप मोबाइल को खोलोगे या किसी और का मोबाइल टूटा हुआ देखे होंगे, उसके अंदर एक बोर्ड लगा होता है, वही उसका मदरबोर्ड है। उसमें रैम एंड ग्राफिक्स सारा कुछ उसमें होता है। जब आप कोई मोबाइल खरीदते हो, आप देखते हो उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कितने जीबी का रैम है, कौन सा जीपीयू है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो बेसिकली मदरबोर्ड में कनेक्टेड होती हैं। बेस्ड ऑन कि कौन सा सिस्टम ले रहे हो आप, किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो डिफाइन करता है कि उसके सारे कंपोनेंट्स उसके साथ पूरी तरह से कनेक्टेड होंगे, सोल्डर्ड होंगे, या फिर उसको आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो या नहीं। जैसे बात करते हैं मोबाइल में आपका इंटरनल मेमोरी आता है, रैम आता है, जीपीयू आता है, बट क्या आप उसे बाद में अपग्रेड कर सकते हो? नहीं। जो मोबाइल आप एक बार खरीदते हो, इन तक आपका वही स्पेसिफिकेशन उसके साथ लगा रहता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। आप बाद में सारी चीजें चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, उसे अपग्रेड कर सकते हो। तो ये तो सिंपली बात समझ लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। जो सारे इक्विपमेंट, सारे कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है, वो होता है मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के बाद जो होता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर को सिंपली समझेंगे दिमाग की तरह। जिस तरह आदमी में दिमाग होता है, हर एक लिविंग थिंग में दिमाग होता है, वो सारे लॉजिक्स को कंट्रोल करता है। आपको कोई पिंच करे तो आप में एक रिएक्शन होता है। उसी तरह जो प्रोसेसर है वो डिसाइड करता है कि आपके हर एक एक्शन पे किस तरह का रिएक्शन होगा। आपका जो इक्विपमेंट है, जो मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर या टीवी, आप टीवी में कोई एक बटन दबाते हो, ठीक है, आपका चैनल चेंज हो जाता है या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वो सारी चीजें आपके उस प्रोसेसर में होती है। वो एक्चुअली वो प्रोग्राम होता है, बट वो जो ट्रांजिस्टर्स का जो वर्क होता है, जो सिग्नल भेजना, सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करना, वो एक्चुअली प्रोसेसर का काम होता है। तो प्रोसेसर आप जनरली प्रोसेसर से दिमाग में आता है कि आपका सिस्टम में जो प्रोसेसर होगा, इधर वो इंटेल का हो, एएमडी का हो, बट नहीं। जैसे मैं बोला, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में मदरबोर्ड होता है। इसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में एक प्रोसेसर भी होता है। भले वो बहुत छोटा हो, बहुत माइनर सा चीज करता होगा, बट हर एक चीज में एक प्रोसेसर होता है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में एक प्रोसेसर होता है। ये तो समझ गए हैं कि प्रोसेसर सिंपली एक दिमाग होता है। बट दिमाग क्या ऐसे ही काम करता है? नहीं। दिमाग को भी काम करने के लिए डाटा चाहिए। वो डाटा कहाँ से आएंगे? एक तो है आपका रैम। समझ लो कि आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप हुए सारा डिसीजन लेने वाले कि मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। आपके पास एक टेबल है, जिस टेबल पे आप काम कर रहे हो। आपका टेबल का साइज छोटा सा है, ओके, तो आप उसमें एक साथ कितने फाइल्स खोल के रख सकते हो? चलो 2 रखोगे या 3 रखोगे, ओके। वहीं अगर आपका टेबल बहुत बड़ा होगा तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स एक साथ खोल के रख सकते हो। मतलब आप अभी 2 फाइल पे काम कर रहे हो, अगर आप कैपेबल हो तो प्रोसेसर उतना पावरफुल होना चाहिए कि वो 2 फाइल या 10 फाइल को साथ में एक्सेस कर सके। अदरवाइज फिर जो मैं बोटल नेकिंग वाला कंडीशन बताया था वो होगा। बोटल नेकिंग का वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए। तो इसीलिए आज के टाइम में जो भी प्रोसेसर्स होते हैं उसमें ये लिखा रहता है क्वाड कोर, ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर या उससे भी ज्यादा। अभी जो करंट मार्केट में थ्रेडरिपर का प्रोसेसर आया है वो 64 कोर्स का है, 64 कोर्स एंड 128 थ्रेड्स। अब ये कोर्स एंड थ्रेड्स क्या होते हैं उसके लिए अलग वीडियो होगा। अभी हम लोग थे टेबल पे। तो जब आपका टेबल का साइज छोटा होगा, आप उसमें कम से कम फाइल्स एक साथ एक्सेस कर सकते हो। मान लो आपका प्रोसेसर बहुत पावरफुल है, मतलब मैं बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत सारे फाइल्स को एक साथ काम कर सकता हूँ। मेरा टेबल छोटा होगा तो मैं एक साथ 2 या 3 फाइल पे ही काम कर सकता हूँ। मुझे तो चौथा फाइल पे काम करने के लिए मुझे वो तीनों फाइल हटाने होंगे या कोई एक फाइल हटाना होगा, तब मैं उसमें एक नया फाइल रख सकता हूँ, ठीक है। ये तो टेबल को आप सिंपली समझ लो कि आपका रैम हुआ। कहने का मतलब क्या है कि आपका टेबल जितना बड़ा होगा, आपका रैम जितना बड़ा होगा,
आप उसमें उतने ज्यादा एप्लीकेशंस एक साथ खोल के रख सकते हैं। आप एक में टेम्पल रन चला रहे हो, ठीक है, आप टेम्पल रन खोल के रखे हो। आप जब कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोल के देखोगे तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कंटिन्यूस चलते हैं। सेम टू सेम मोबाइल में भी होता है। आपको दिखता नहीं है, आपको लगता है कि आपका मोबाइल में कुछ काम नहीं हो रहा है, बट मोबाइल 24 आवर कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस उसमें चलते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होगा कि 60, 70, 80 एप्लीकेशन, बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशंस उसमें चलते हैं। तो उन एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपका टेबल का साइज बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा वो डिफाइन करता है कि आपका प्रोसेसर कितना हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्लो हूँ और मुझे एक बहुत बड़ा टेबल दे दिया जाएगा अब उसमें बहुत सारे फाइल्स रख दिए जाएंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाने वाला हूँ। मैं वो एक भी फाइल काम नहीं कर पाऊंगा एक साथ में। नेक्स्ट आते हैं रैम के बाद हमारा हार्ड डिस्क। अब मैं जो टेबल का एग्जांपल दिया उसी को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। मैं बोला टेबल आपका थोड़ा छोटा है। अब आपका क्या हुआ कि आपको कुछ फाइल्स लेके आनी है, तो आप फाइल्स कहीं तो सेव करके रखोगे, बिकॉज क्योंकि टेबल तो परमानेंट नहीं है। आप उसमें 2 फाइल खोल के रखो या 10 फाइल भी खोल के रखो, बट क्या वो 10 फाइल आप एक साथ हमेशा उसी टेबल पे रख सकते हो? नहीं, आपको उसे किसी और प्लेस पे प्रॉपरली रखना पड़ेगा। कोई कवर्ड हो सकता है, कोई अलमीरा हो सकता है, कोई कुछ भी हो, आपको उसमें रखना होगा। तो वो जो रखने वाला प्लेस होता है वो होता है आपका स्टोरेज। मोबाइल में आपका 32 GB हो, 64 GB हो या 256 GB हो, सेम आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप 1 TB का लेते हो या कुछ भी हो, जो आपका हार्ड डिस्क, SSD या मोबाइल का इंटरनल और मेमोरी कार्ड, ये सारे चीज स्टोरेज के लिए होते हैं। अब जो कंपोनेंट आता है, जनरली कोई भी आदमी इस चीज के बारे में सोचता नहीं है। अगर वो बहुत बेसिक वर्क करता है तो वो कभी भी इस कंपोनेंट के बारे में सोचता भी नहीं है। और एक्चुअली ये फैक्ट है, ये कंप्यूटर का सबसे महंगा कंपोनेंट हो सकता है और मैक्सिमम टाइम होता है। यह है हमारा ग्राफिक कार्ड। अगर आप गेमर हो तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। और जनरली जो गेमर्स स्टार्ट करते हैं वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। उसको शॉर्ट में iGPU बोलते हैं, और जो ग्राफिक कार्ड होता है उसे DGPU या डेडिकेटेड GPU बोलते हैं। अब ये iGPU और डेडिकेटेड GPU क्या होता है उसे भी नेक्स्ट टाइम कभी कवर करेंगे। जो भी बेसिक वर्क करते हैं उसे iGPU से काम चल जाता है। उन्हें पता भी नहीं होता है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स होता क्या है। उन्हें पता है कि हाँ, मेरे सिस्टम में 2 GB का ग्राफिक्स है, 1 GB का ग्राफिक्स है। जनरली HD में 1 GB या 1.5 GB का ग्राफिक्स होता है। तो उन्हें लगता है कि मेरे पास ग्राफिक है। ग्राफिक्स तो होता ही है, बिना ग्राफिक्स का आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं दिखेगा। आप जब इवन अगर आपका सिस्टम में ग्राफिक्स नहीं है या कोई भी चीज में अगर ग्राफिक्स नहीं है तो उसमें डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आएगा। आप लैपटॉप स्टार्ट करते हो तो बायस में जो ब्लैक स्क्रीन आता है उसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिखते हैं। दैट मीन्स विदाउट इंस्टॉलिंग एनी सिस्टम ड्राइवर, विदाउट इंस्टॉलिंग एनी ग्राफिक ड्राइवर, आपके सिस्टम में कुछ ग्राफिक्स तो होता है, वो बहुत कम होता है, MB में हो सकता है। ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है कोई भी लैपटॉप या मोबाइल डिसाइड करने में। आप अगर PUBG खेलते हो, जनरली गेमर हो तो कोई ना कोई गेम तो खेलते होंगे, तो आप देखते हो उसमें कौन सा GPU लगा हुआ है। एड्रेनो का ग्राफिक्स है, मीडियाटेक, इसमें माली का ग्राफिक्स होता है। ये मोबाइल का केस में हुआ। कंप्यूटर में आप जाएंगे तो उसमें आपको इंटेल का ग्राफिक्स मिलेगा, NVIDIA का मिलेगा और AMD का, रेडॉन या जो भी हो AMD का मिलेगा। ये डिसाइड करता है आपके डिस्प्ले में सारी चीजें कितनी अच्छी दिखेगी। कोई कोई सिस्टम में आप देखे होंगे कि उसका लुक बहुत ही ऑड दिखता है। मतलब फॉन्ट सही नहीं आते हैं, मतलब लाइनिंग आती है। कभी आप कुछ विंडो को मूव करते हो तो उसमें कुछ बहुत सारे फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं, या गेम खेलते हो तो गेमिंग में फ्रेम ड्रॉप होते हैं। तो वो जो जितने भी चीजें होती है वो होती है आपकी ग्राफिक्स की वजह से, बिकॉज वो डिसाइड करता है कि आपका स्क्रीन पे जो भी चीजें दिख रही है वो कितनी स्मूथ चलेंगी। तो ग्राफिक्स का सीधा सा काम है डिस्प्ले में सारी चीजें को स्मूथ दिखाना, क्योंकि डिस्प्ले इज इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं इनके अलावा एक जो चीज है पावर सप्लाई, उसको PSU बोलते हैं शॉर्ट में। अब जो पावर सप्लाई है उसका काम है सारे कंपोनेंट्स को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर देना। अब आपको पावर सप्लाई कितना पावर का लेना चाहिए ये जनरली किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं उन्हें ये चीज समझ में नहीं आती है। इसका सिंपल से कैलकुलेशन ऐसा है कि आप मान लो कि घर में आप 4 पर्सन हो, ठीक है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड 5 पर्सन है, प्लस आप बाद में कुछ अलग से फैन या कुछ भी लगाते हो। तो आपके फैमिली में 5 मेंबर है। 5 मेंबर 2-2 रोटी करके खा रहे हैं, तो आपका टोटल रोटी का रिक्वायरमेंट कितना हुआ? 10, ठीक है। साथ में आप कुछ साइड का कुछ रखे हो, जैसे मैं एग्जांपल दिया फैन का, तो वो भी कुछ खाएगा। मान लीजिए वो 2 की जगह में हाफ रोटी खाया, तो आपका टोटल जो रोटी का रिक्वायरमेंट हुआ वो हुआ 10.5, 10.5। तो उसी के बेस पे आपका जो पावर सप्लाई है वो डिसाइड होता है। तो
जब आप कोई भी प्रोसेसर, कोई भी सिस्टम, कोई भी कुछ भी खरीद रहे होते हो तो उसमें लिखा होता है कौन से प्रोसेसर को मिनिमम कितना पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है। या कोई भी प्रोसेसर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप i3 लेते हो या i5 लेते हो तो 65 वाट से लेके 85 वाट का पावर कंजप्शन करता है जब आपका मैक्सिमम यूज करते हो 100% यूटिलाइजेशन के केस में। सेम जब आप ग्राफिक कार्ड लेते हो तो वो भी काफी पावर खाता है। जैसे मैं पहले ही बोला था, ग्राफिक कार्ड एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अगर मेरी बात करूँ तो मेरे सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि मेरा रैम, मेरा सब कुछ, रैम तो आपको 2-3 हजार 4 हजार में आपको मिल जाता है। प्रोसेसर भी आप लेते हो तो 10,000 12,000 में आपको i5 मिल जाता है आराम से। मदरबोर्ड भी आपको 4-5 हजार में मिल जाएगा। बट अगर आप ग्राफिक कार्ड लेते हो तो उसका कॉस्ट आपको मिनिमम 10,000 तो एटलीस्ट पड़ेगा, अगर आप कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो तो। से लेके डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हो, 80,000 तक उसका प्राइस वेरी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो ग्राफिक कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंप्यूटर, जो सीपीयू होता है उसके अंदर सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके क्या काम होता है, उसका पर्पस क्या है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी एक गिववे चल रहा है, गिववे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो गिववे में पार्ट ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।